एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू एमबाइब। और वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में। और पोस्ट मौर्यन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है इंडो ग्रीक्स। तो बेसिकली मौर्यन एम्पायर हम ऑलरेडी देख चुके थे। मौर्यंस के डिक्लाइन के बाद जब मौर्यन एम्पायर टूटा था तो हमें पता लगता है कि मौर्यन एम्पायर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और एक जो है आपका पाटलिपुत्र और उसके आसपास का नदन या सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट पर अटैक करते हैं वन बाय वन फॉरेन इन्वेडर्स, उन्हीं में से एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडो ग्रीक्स। बेसिकली ये ग्रीस से संबंधित थे, ग्रीस से आए थे, इसलिए इन्हें ग्रीक कहा गया। और जब ये आके भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बस गए, वहां के कल्चर को काफी कुछ इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, तो यही लोग इंडो ग्रीक कहलाने लग गए, या फिर इन्हें हिंद यवन शासक भी कहा जाता है। तो आज हम काफी डिटेल से इनके बारे में जानेंगे, लेकिन इसके पहले जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ लाइव जुड़े हैं और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक और जितना ज्यादा हो सकता है आप वीडियो को शेयर करिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, क्लास के बाद आपको वही PDF मिलेगी और प्रोडक्ट का लिंक भी दिया है, तो क्लास के बाद सारे MCQs आपको प्रोडक्ट से जाकर करने हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पोस्ट मौर्यन पीरियड या फिर मौर्योत्तर काल। एक्चुअली ये कौन सा टाइम पीरियड है, नाम से ही पता लग रहा है मौर्यों के बाद वाला टाइम पीरियड। तो हमने देखा था कि जो मौर्यन एम्पायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये मौर्यन एम्पायर था। और एक्चुअली ये जो हमारा मौर्यन एम्पायर है, ये आपको दिखता है हिंदू कुश रेंज से लेके सदर्न मोस्ट रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक फैला हुआ था। ओके, 185 BC के आसपास मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था। ओके, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक पार्ट ये रहा नॉर्थ वेस्ट वाला और एक पार्ट ये रहा जो आपका सेंट्रल सदर्न और ईस्टर्न पार्ट से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर मैं दो पार्ट्स का डिस्कशन क्यों कर रही हूँ, जहाँ एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ने इतने बड़े रीजन पर रूल किया था, वहीं इसके बाद जो रूलर्स आते हैं वो इतने बड़े रीजन पर रूल नहीं करते हैं, बल्कि हमें दो ग्रुप ऑफ रूलर्स दिखाई देते हैं। एक जो विदेश से आते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स जिन्हें कहा गया, यानी विदेशी आक्रमणकारी, क्योंकि अब उन्हें पता है मौर्यंस वीक हो चुके हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। इसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में करा चुकी थी। तो अब उनको मौका मिला, वो फॉरेन इन्वेडर्स आए, अटैक किया और अटैक करके इस पूरे रीजन को कैप्चर करा और यहाँ पर रूल करने लग गए। ओके, वहीं दूसरी ओर मौर्यंस के इस रीजन पर जो नेटिव सक्सेसर थे, नेटिव सक्सेसर मतलब जो ऑलरेडी भारत में रूल कर रहे थे किसी न किसी रीजन में या भारतीय थे, उन्होंने मौर्यों के इस वाले क्षेत्र को जीत लिया और यहाँ पर रूल करने लग गए। तो बेसिकली पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमें दो ग्रुप ऑफ रूलर्स दिखाई देते हैं, इन्हें बोला गया फॉरेन सक्सेसर और नेटिव सक्सेसर। इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी, विदेशी उत्तराधिकारी और देसी उत्तराधिकारी। ओके, अब मौर्योत्तर या फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड कब से कब तक चला था, हम ऐसा मानकर चलते हैं अराउंड 185 BC से लेकर अराउंड 320 या 300 AD तक का जो टाइम पीरियड है ना, ये पोस्ट मौर्यन पीरियड है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, ADE एनो डोमिनी। ओके, ईशा पूर्व और ईस्वी, यानी कि जीरो के पहले वाला टाइम पीरियड आप उसको ईशा पूर्व बोल रहे थे, जीरो के बाद वाला टाइम पीरियड आप उसको ईस्वी बोल रहे हैं। यानी कि ये 200 साल और आने वाले 300 साल, यानी टोटल 500 ईयर्स हमें यहाँ पर अलग अलग रूलर्स दिखाई देते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। तो इन 500 साल में ना केवल कोई फॉरेन अकेला एक इन्वेडर इन्वेट करता है या रूल करता है, और ना ही कोई नेटिव सक्सेसर अकेला रूल करता है, बल्कि इन 500 साल में कई सारे विदेशी आक्रमणकारी वन बाय वन आएंगे रूल करने के लिए। इसी तरह कई सारे देसी उत्तराधिकारी भी हमें वन बाय वन दिखाई देते हैं। जैसे कि कौन कौन से फॉरेन इन्वेडर्स आए। सबसे पहले इस क्षेत्र पर रूल किया किसने, इंडो ग्रीक ने, या फिर जिसे आप हिंद यवन कहते हैं। इन्हीं के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। दूसरे जो रूलर आते हैं इन्हें बोलते हैं शक या फिर शकास कहा जाता है। शक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंडो सीथियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस करेंगे सेंट्रल एशिया के ही कौन, इंडो सीथियन। अगले हमें फॉरेन इन्वेडर्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम पार्थियन कहते हैं। बेसिकली पार्थियन का टाइम पीरियड बहुत कम था और बहुत छोटे से रीजन पर ही इन्होंने रूल किया था। और मोस्ट पावरफुल पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो फॉरेन इन्वेडर्स आए उनको हम क्या बोलते हैं, कुषाण कहते हैं।
और कुषाण के एक बहुत फेमस रूलर के बारे में भी आपने सुना होगा जिसका नाम था कनिष्क, जिसके टाइम पीरियड में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था और बौद्ध रिलीजन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। ओके, तो ये वन बाय वन हम रूलर्स को देखेंगे। सबसे पहले इंडो ग्रीक कुछ दिन रूल करेंगे, फिर शक रूल करेंगे, फिर पार्थियन आ जाएंगे और फिर आ जाएंगे कुषाण। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या, जब भी कोई रूलर रूल कर रहे थे, क्योंकि उनके देश के लोग यहाँ आकर बसे, यहाँ पर रहने लग गए, अब उनके बाद जो दूसरे कोई रूलर जब रूल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। ऐसा था कि काफी बड़ा क्षेत्र उनसे छीन लिया गया और वो किसी छोटे से क्षेत्र पर रूल करने लग गए या छोटे से क्षेत्र की तरफ मूव कर गए। तो कई बार आपको ये फॉरेन इन्वेडर्स पैरेलली भी रूल करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पैरेलली में मैं उसी का जिक्र करूंगी जिसका ज्यादा पावर होता है, जिसके पास ज्यादा बड़ा रीजन होता था। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर बात करूंगी कुषाण, तो हो सकता है यहाँ पर शक हो, लेकिन वो किसी दूसरे रीजन में रूल कर रहे हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं क्रोनोलॉजी वाइज इनकी अरेंजमेंट बता रही हूँ, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। ओके, इसी तरह जो हमारे नेटिव सक्सेसर थे वो भी वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं, शुंग, यानी जो लास्ट मौर्यन किंग था उसको रिप्लेस कौन करते हैं, शुंग वंश का रूलर। ओके, जिसके बारे में हम जानेंगे पुष्यमित्र शुंग। ओके, इसके बाद से आते हैं कण्व, तो शुंगों को पराजित करके आगे एक नया यहाँ पे डायनेस्टी रूल करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कण्व बोलते हैं। और कण्व के बाद हमें दिखाई देते हैं कौन बच्चों, सातवाहन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंध्रा भी कहा जाता है। ओके, तो सातवाहन ऑलरेडी यहाँ पर थे, भारत के आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र में। आगे चल के इन सातवाहनों ने रिप्लेस कर दिया था कण्वों को और ये पूरा का पूरा जो किंगडम है वो अपने कंट्रोल में ले लिया था, पाटलिपुत्र तक ये पहुंच जाते हैं और बाद में हमें एक छोटे से रीजन पे रूल करते हुए दिखाई देते चेदी। तो आपको कैसे पढ़ना है, बहुत कंफ्यूजन वाली ये टॉपिक है। मतलब मैं जब स्टडी करती थी कभी शक आ गए, कभी कुषाण आ गए, कभी सातवाहन, समझ ही नहीं आता था। लेकिन जब इसको मैंने अच्छे से देखा तो पता लगा कि अरे ये तो यहाँ पे विदेशी रूलर रूल कर रहे हैं और यहाँ पर देसी आक्रमणकारी रूल कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पे इंडो ग्रीक इन्वेड करके रूल करते हैं, उसी समय यहाँ पर कौन, शुंग रूल करते हैं। तो हमें दिखाई देता है भारत के दो अलग क्षेत्र पर इंडो ग्रीक और शुंगों का रूल। ओके, लेकिन हम एक साथ तो दो दो चीजें नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं अब इस सेशन को किस तरीके से प्लान करके लेकर आई हूँ आपके लिए कि सबसे पहले हम इन फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, इन विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। ओके, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। और जैसे ये हमारा कंप्लीट होगा तो हम इनके पैरेलल इस रीजन में कौन रूल कर रहे थे, इंडो ग्रीक के पैरेलल शुंग, कण्व, सातवाहन, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि चीजें कैसी चल रही हैं। अगर आपने ये समझ लिया ना पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बच्चे सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं और मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैं खुद के रेफरेंस से बोल रही हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ओके, तो हमें आज जो करना है मैं आपको बता चुकी हूँ और कुछ बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मनु प्रजापति जी, वेरी गुड इवनिंग। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं, प्लीज जितना ज्यादा हो सके आप लोग सेशन को शेयर करा करिए और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं, इंडो ग्रीक्स के बारे में जानते हैं। इंडो ग्रीक इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले अभी तक जितने भी हमने एम्पायर देखे, हर एम्पायर का हमने रीजन डिस्कस किया था। जैसे कि इसके पहले आप देख रहे थे मौर्यन, तो आपने देखा मौर्यन का एम्पायर कितना बड़ा था। हमने अभी देखा कि भाई मौर्यन जो थे वो पूरे हिंदू कुश से लेके कहाँ तक फैले हुए थे, दक्षिणी उत्तर पश्चिमी भारत में। ओके, लेकिन ये जो विदेशी आक्रमणकारी आएगा ना इंडो ग्रीक, ये क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में रूल करेंगे और ये इनका रीजन होता है। आपको समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा इंडो ग्रीक किंगडम हमें दिखाई देता है। तो जब भी आप किसी रूलर किंगडम के बारे में पढ़े, सबसे पहले मैप पे उसका लोकेशन देखें ताकि आपके दिमाग में छाप बन जाए, इमेज बन जाए कि एक्चुअली वो रूल कहाँ करते थे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मॉर्यंस, नदर्न इंडिया वॉज स्प्लिट इंटू सेवरल किंगडम्स। जो मौर्यंस थे उनके पतन के बाद उत्तरी भारत कई राज्यों में विभाजित हो गया था। तो बोल रहा है कि जब मौर्यंस डिक्लाइन हुए ना, तो एक्चुअली यहाँ पर कोई एक रूलर नहीं था, छोटे छोटे अलग अलग रूलर रूल कर रहे थे। और जब एक गट्ठर हो लकड़ी का, उसे तोड़ना मुश्किल है, लेकिन अकेली लकड़ी तोड़ना इजीली कोई तोड़ लेगा ना। एग्जैक्टली ऐसे ही जब पता लगा ग्रीक्स को कि भाई यहाँ पर मॉडर्न का रूल खत्म हो गया, छोटे छोटे रूलर्स रूल कर रहे, तो उनके लिए इजी था इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को टारगेट करना और इमीडिएट उन्होंने ये काम चालू कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन द मगध रीजन द शुंगा केम टू पावर इन अबाउट 185 BC. After that, the Kanva came to power and were defeated by the Satvahans, originally from the Dakkan. तो जहां एक तरफ उत्तर पश्चिम भारत में मौर्यंस के जाने के बाद छोटे छोटे एम्पायर दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो पार्ट है, नदन पार्ट या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि मौर्यंस को किसने डिफीट किया, शुंगों ने। आगे शुंगों को पराजित कौन कर देंगे, कण्व कर देंगे। और कण्व को कौन पराजित करेंगे, ये दक्कन वाले क्षेत्र में जो सातवाहन थे, इन्होंने कण्व को पराजित करके पूरे एम्पायर पर अपना कंट्रोल कर लिया उस वाले रीजन के। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, मौर्यंस का डिक्लाइन हुआ, ये वाले पार्ट पे छोटे छोटे रूलर्स आए, ये वाले पार्ट पे वन बाय वन अलग अलग रूलर्स हमें दिखाई देते हैं। एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक फ्रॉम पावर इन सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट। भाई आपके घर में बहुत सारा पैसा रखा हो और किसी चोर को पता लग जाए कि आपके घर वाले नहीं हैं, या घर वालों के बीच में आपस में फूट पड़ी हुई है, या आपके घर का लॉक कमजोर है, तो वो क्या करेंगे, इजीली आपके घर पे टारगेट करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। जैसे ही पता लगा कि मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, लगातार वन बाय वन फॉरेन इन्वेडर्स जो थे, विदेशी आक्रमणकारी, यहाँ पर अटैक करने लगे। ओके, और भाई एक दिन का अटैक हो तो समझे, रोज के रोज ये अटैक हो रहे थे, और ये भाई धीरे धीरे आपको वीक करेगा ना, कहीं पर भी बार बार अटैक करे। और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ये धीरे धीरे काफी वीक हो जाता है। ओके, द इंडो ग्रीक और द ग्रीसो इंडियन किंगडम वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अराउंड 180 BC when the Greco-Bactrian kingdom Demetrius invaded the Indian subcontinent. अब बोल रहा है कि ये जो इंडो ग्रीक हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट है। तो जहां एक तरफ पहले मौर्यन एम्पायर जो इतना बड़ा था, ये छोटा हो चुका था, छोटे होने के बाद 185 BC में शुंग ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। ओके, वही दूसरी तरफ 180 BC के आसपास इंडो ग्रीक्स जो थे, उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत पर कंट्रोल किया। कैसे, तो बोल रहा है कि इंडो ग्रीक या ग्रीको इंडियन साम्राज्य लगभग 180 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ, जब ग्रीको बैक्टीरियन, मतलब बैक्टीरिया आपको पता लग जाएगा, ये अफगानिस्तान के पास यहाँ पर एक रीजन है, इसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के ही किंग थे, उनका नाम था डेमेट्रियस। उसने भारतीय महाद्वीप पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले ये जो ग्रीक को एस्टैब्लिश करते, उसमें किसका रोल चालू होता है, तो बैक्टीरिया के ही रूलर थे जिसका नाम था डेमेट्रियस, उनके द्वारा अटैक किया गया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हुई, क्या क्लियर हुआ, कि जो नेटिव सक्सेसर्स थे वो हमें 185 BC के आसपास दिखाई देते हैं, और जो फॉरेन सक्सेसर थे वो हमें 180 BC के आसपास दिखाई देते हैं। आप समझ पा रहे हैं, यानी कि जो विदेशी आक्रमणकारी उन्होंने 180 पे कंट्रोल कर लिया, और जो देसी आक्रमणकारी थे वो 185 BC के आसपास कंट्रोल कर चुके थे। अब क्या होता है, आफ्टर अलेक्जेंडर इन्वेडेड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। क्या पहली बार ग्रीक्स इंडिया में आ रहे हैं? नहीं, बोल रहे कि इसके पहले भी ग्रीक आए थे। ओके, कौन से ग्रीक आए थे? राम प्रसाद जी, गुड इवनिंग। कौन से ग्रीक्स आए थे? तो हमें पता है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इसके पहले एक ग्रीक आया था, जिसे क्या बोला गया था, अलेक्जेंडर बोला गया था। ओके, तो अलेक्जेंडर जो कि यूनानी था, लगातार हमें दिखाई देता है ईरान, इराक सब पर विजय पाते हुए भारत के उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंच जाता है। ठीक है, और आम्भी और पोरस के सामने आकर खड़े हो जाता है, वॉर भी हुए, वो सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये ग्रीक के लोग भारत में आए, ग्रीक्स ऑलरेडी आ चुके थे। जब अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था तो 326 BC से ही हमें दिखाई देता है कि ग्रीक्स इंडिया में रह रहे थे। भले अलेक्जेंडर जा चुका था, लेकिन फिर भी उनके जो लोग थे, काफी सारे यूनानी या ग्रीक लोग जो थे वो इस क्षेत्र में बसे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार। आफ्टर अलेक्जेंडर इन्वेडेड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, वन ऑफ हिज जनरल्स सेल्यूकस निकेटर फाउंडेड द सेल्यूसिड एम्पायर। यानी कि अलेक्जेंडर के जाने के बाद भी कई सारे यूनानी लोग उत्तर पश्चिम भारत में बसे, और ऐसे ही उनके गवर्नर थे जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने यहाँ पर सेल्यूसिड एम्पायर बसाया था, और आपने सेल्यूकस निकेटर के बारे में सुना भी होगा, जब मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल करने के कुछ ही समय बाद 305 BC में इसके साथ लड़ाई लड़ी थी, और लड़ाई लड़के जीत लिया था इसके काफी सारे क्षेत्रों को। ओके,
तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में ग्रीक एंटर कर रहे हैं, ग्रीक्स ऑलरेडी आ चुके थे, ग्रीक्स का ऑलरेडी एम्पायर था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में ये जो ग्रीक का एम्पायर था वो एक तरीके से खत्म हो चुका था। हालांकि ग्रीक लोग रहते थे। ओके, अब क्योंकि मौर्यन एम्पायर ने पूरा जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इसको अपने हिस्से में मिला लिया था। अब वापस कभी इन्हें आने का मौका मिल रहा है, तो लगभग 150 साल के बाद 180 बीसी के आसपास ये वापस हमें दिखाई देते हैं। इन सेल्यूकस कन्फ्लिक्ट विद द माइटी चंद्रगुप्त मौर्य, he ceded large part of the west of Indus, including the Hindu Kush, present day Afghanistan and Balochistan of the Mauryan king। अब बोल रहा है कि भले ही सेल्यूकस निकेटर ने रूल किया लेकिन बहुत लंबे समय रूल नहीं कर पाया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में अटैक किया इस पर, और इसके काफी सारे रीजन्स ऐसे थे जिसको उसने कैप्चर कर लिया, काबुल, कांधार, ये सभी क्षेत्रों को वो जीत चुका था। अब आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर दिस मेगास्थनीज वाज सेंट टू रिसाइड एट चंद्रगुप्त मौर्यास कोर्ट। और हमें पता लगता है कि इसी वॉर के बाद जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगास्थनीज, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मेगास्थनीज काफी लंबे समय तक मौर्यन एम्पायर में रहा था, और इसकी एक बहुत फेमस बुक होती है जिसका नाम था इंडिका। उस इंडिका बुक से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। बोल रहा है कि इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे विदेशी आए थे मौर्यन के कोर्ट में, चाहे हम बात करें डायमेकस की, चाहे हम बात करें डायनोसियस। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीक पॉपुलेशन लिव्ड इन इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर एज एविडेंट फ्रॉम अशोकाज एडिक्ट। और ये हमें पता भी कैसे लगता है, मतलब जो इतनी सारी मैं बातें कर रही हूँ कि ग्रीक्स पहली बार, देखो ये बैकग्राउंड है, जैसे आप पढ़ रहे हो ना इंडो ग्रीक, आपको लग रहा होगा अच्छा 180 में आए हैं, नहीं भाई, ये ऑलरेडी रह रहे थे, है ना। तो 325-326 बीसी से इनका हमें यहाँ पर रहना दिखाई देता है जब अलेक्जेंडर का अटैक हुआ, क्योंकि अलेक्जेंडर की डेथ हो चुकी थी, लेकिन सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर था, उसने एक एम्पायर भी बसाया था, लेकिन मौर्यंस ने उस एम्पायर को तोड़कर रख दिया था। और इसके बाद से हमें दिखाई देता है कि इनके राजदूत भी मौर्यन दरबार में रहे थे, यानी काफी कुछ मिला जुला हमारा इनका चल रहा था ऑलरेडी काफी लंबे समय से। ओके, आगे बोल रहा है क्योंकि ये यहाँ पर रह रहे थे, इनके लोग या रह रहे थे, तो इनका हमें अच्छा खासा इन्फ्लुएंस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्यन ऑल्सो हैड डिपार्टमेंट्स टू टेक केयर ऑफ फॉरेनर्स। ऐसा नहीं था कि पहली बार विदेशी भारत में आ रहे हैं, बोल रहे इसके पहले भी ये जो ग्रीक्स थे ना, यूनानी थे, उत्तर पश्चिम भारत में रह रहे थे, तो मौर्यंस ने, क्योंकि मौर्यंस इस रीजन को कैप्चर कर चुके थे, काफी सारा क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर से ले चुके थे, तो मौर्यंस ये जो ग्रीक के लोग थे, जो यूनानी लोग थे, इनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व करते थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट भी दिया करते थे। जैसे अगर मौर्यन को यहाँ पर रूल करना है तो वो यहाँ पर जो ऑलरेडी रह रहे थे ना ग्रीक्स, उनको भी पदों पर बिठाते थे। तो यही बोल रहा है, मौर्यन ऑल्सो हेल्ड डिपार्टमेंट्स टू टेक केयर ऑफ फॉरेनर्स। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि पहली बार यूनानियों से हमारा सामना नहीं हो रहा है, या पहली बार हम उससे नहीं मिल रहे, बल्कि इसके पहले भी ये चीजें चल रही थी। नेक्स्ट, इन एंशिएंट इंडियन सोर्सेज ग्रीक्स वर कॉल्ड यवनास, संस्कृत एंड योनास इन पाली। अब ये जो यवन है, ये शब्द हमारे इंडियन टेक्स्ट में भी दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि अगर हम संस्कृत टेक्स्ट की बात करें तो वहां पर ग्रीक्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता था, क्या, यवन, है ना, हिंद यवन, इंडो ग्रीक। तो बोल रहे हैं कि जो ग्रीक्स थे ना, इनको संस्कृत में यवन कहा जाता था। यवन बेसिकली पर्दे के लिए यूज किया जाता था, उनके द्वारा कुछ ऐसे लिबास यूज किए जाते थे जिसके लिए यवन वर्ड यूज करते थे। वहीं जो पाली लैंग्वेज थी, भारत के आम लोगों की भाषा, उसमें इन ग्रीक्स को क्या कहा जाता था, योनास कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनको संस्कृत और पाली में क्या कहते थे। एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं। द इंडो ग्रीक किंगडम वर रूल्ड बाय ओवर 30 हेलेनिस्टिक kings in the northwestern and north India from the 2nd century BC to the beginning of first century AD। तो बोल रहे हैं कि जो इंडो ग्रीक्स आएंगे ना, जिसको मैं बोल रही हूँ हिंद यवन, जब ये आकर यहाँ पर रूल करते हैं तो इनके द्वारा भारत के इस क्षेत्र में काफी लंबे समय तक रूल करा गया था। जहाँ पर सेल्यूकस निकेटर बहुत कम समय तक रूल कर पाया था, वहीं ये इंडो ग्रीक लगभग बोल रहा है कि लगभग इसके 30 से ज्यादा 1 by 1 रूलर आएंगे, और 30 से ज्यादा रूलर इस क्षेत्र में रूल करते हैं। कब से कब तक, 2nd सेंचुरी BC से लेकर
द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेंचुरी एडी। आपको समझ में आ रहा है? 300 साल मतलब 180 बीसी से लेकर 100 एडी तक ये रूल करते हैं। 300 साल, 200 इधर के और 100 साल इधर के। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इंडो ग्रीक, देखो क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने इंडो ग्रीक्स के बारे में जाना। इनफैक्ट सबसे पहले मौर्यन एम्पायर 2 पार्ट्स में टूटा। यहाँ पर फॉरेन इन्वेडर्स आएंगे, सबसे पहले जो आए उनको हमने इंडो ग्रीक बोला। लेकिन मैं आपको ये बता रही थी अभी तक कि ग्रीक्स या जो आपके यूनानी है वो पहली बार भारत में नहीं आए हैं। इसके ये 180 साल की बात है। इसके लगभग 150 साल पहले भी यहाँ पर हमें यूनानियों का रूल दिखाई दिया था अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड में, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। तो ऑलरेडी यूनानी लोगों से हमारे संबंध थे। लेकिन मौर्यंस के टूटने के बाद यूनानियों ने वापस रूल करना चालू किया और बोल रहे हैं कि 180 से लगभग 100 ईस्वी तक लेकर ये 300 साल में 1 बाय 1 अलग अलग यूनानी शासक रूल करेंगे। लगभग 30 छोटे छोटे समय में एक के बाद एक राजा रूल करते हुए चलेंगे। तो हमें इन 30 के 30 राजाओं का नाम याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। आगे क्या बोल रहा है? द किंगडम्स स्टार्टेड व्हेन ग्रीको बैक्ट्रियन किंग डेमेट्रियस सन ऑफ यूथेडेमस फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया अराउंड 180 बीसी। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कहाँ से इनका रूल चालू हुआ। तो बोल रहा है ना कि बैक्ट्रिया से ही संबंधित थे कौन? जिसका नाम था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस जो कि बैक्ट्रिया के रूलर थे, उन्होंने अटैक किया कब? 180 ईसा पूर्व के पास में। और वो कौन थे? सन ऑफ यूथेडेमस फर्स्ट, यूथेडेमस फर्स्ट के बेटे थे। और उन्होंने ही सबसे पहले पोस्ट मॉडर्न पीरियड में यहाँ पर रूल करना चालू किया। ही कॉन्कर्ड सदर्न अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब। ये पार्ट सारे के सारे पहले मौर्यंस के थे, लेकिन इन्होंने जो आपका सदर्न अफगानिस्तान वाला रीजन था और पंजाब के कुछ पार्ट्स थे, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो सबसे पहले कौन सा इंडो ग्रीक किंग दिखाई देता है? डेमेट्रियस दिखाई देता है 180 बीसी में। और डेमेट्रियस ने एक छोटे से क्षेत्र को कैप्चर किया था, सदर्न अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पंजाब वाला। लेकिन इसके बाद जो बाकी के 29 रूलर्स आएंगे, हमें पता लगता है कि वो और एक्सपांशन करेंगे और काफी बड़े नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, उन्हें कैप्चर कर लेंगे। ओके, एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं। द इंडो ग्रीक किंग्स imbibed Indian culture and became political entities with a mix of Greek and Indian culture। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि भले ही ये जो इंडो ग्रीक जिसे आप बोल रहे हैं ये दूसरे क्षेत्र से आए हैं ना, तो ये यहाँ से ग्रीस से मूव करते करते कहाँ पहुँचते हैं? इस लैंड रूट होते हुए इंडिया पहुँचते हैं और इंडिया आकर रूल करते हैं। लेकिन ये इंडियन कल्चर के साथ इतना ज़्यादा मिक्स हो चुके थे ना ग्रीस के लोग कि इनको इंडो ग्रीक कहा गया। ये भारत के इस क्षेत्र में रह रहे थे, तो इन्होंने काफ़ी कुछ अपने कल्चर का इंडिया को दिया और काफ़ी कुछ इनके कल्चर का अडॉप्ट भी किया। और यहाँ पर एक मिक्स कल्चर चलता है। मतलब अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट उस समय का देखते तो यहाँ पर एक मिक्स कल्चर का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, जहाँ पर हमें कुछ यूनानी प्रभाव दिखाई देते थे, कुछ भारतीय प्रभाव दिखाई देते थे। और इसी वजह से यहाँ रहने वाले ये जो लोग थे यूनानी लोग, इन्हें क्या कहा गया? इंडो ग्रीक्स कहा गया, हिंदी यवन कहा गया। नेक्स्ट, for about 25 years the Indo-Greek kingdoms were under the rule of Euthydemus। बोल रहा है कि लगभग आने वाले 25 सालों तक यूथेडेमस के अंडर में इंडो ग्रीक रूल रहा था। इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। अब हम अगर इनके बेसिक्स के बारे में बात करें तो इंडिया में पहली बार गोल्ड कॉइन किसने इशू किया? क्या इंडिया के लोग जो थे वो गोल्ड से परिचित नहीं थे? डेफिनेटली परिचित थे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, यानी सबसे पहले एंशियंट टाइम पीरियड में हमने स्टोन एज के बारे में देखा था, और स्टोन एज के तुरंत बाद क्या दिखाई देता हमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये लोग गोल्ड से भी परिचित थे, सिल्वर से भी परिचित थे, लेकिन कॉइन की बात कर रहा है तो यहाँ तो कॉइन सिस्टम ही नहीं था, यहाँ तो बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली। और आगे चल के आफ्टर 600 बीसी जो हमें महाजनपद के बाद दिखाई देता है मगध एम्पायर, वहां पर सबसे पहले हमें कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड होते हुए दिखाई देते हैं। और आगे हमें दिखाई देता है मॉडर्न टाइम पीरियड में पंचमार्क कॉइन, यानी कि कॉइन्स पे अलग अलग तरीके के सिंबल्स बने होते थे। लेकिन गोल्ड के कॉइन्स बनाना ये पहली बार किसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया था किसने बच्चों? इंडो ग्रीक से। तो पहली बार भारत में सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? भारत का मतलब है कि भारत के ही क्षेत्र में रूल कर रहे थे ना, तो वो कौन थे? इंडो ग्रीक्स थे। इनफैक्ट एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहली बार
कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने कॉइन्स पर अपनी आकृति या अपनी छाप बनवाई, तो वो भी कौन थे, यही इंडो ग्रीक थे। मतलब पहली बार इंडो ग्रीक किंगडम के ही कॉइन्स में आप देखते हो कि राजाओं की ऐसे आकृति बनी रहती थी, और इससे हमें बहुत हेल्प भी हुआ। जब हमें इस टाइम के कॉइन्स मिलते हैं तो हमें एक्चुअली पता लग पाया, अच्छा ये कॉइन इस टाइम का है और इस पर इस राजा की आकृति है, इसका मतलब है कि इस समय ये वाला राजा रूल करता होगा। तो काफ़ी कुछ उनके बारे में जानकारी भी मिली। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको याद रखने हैं। फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था, इंडो ग्रीक्स ने इंडिया में, और सबसे पहले राजाओं की आकृति जो छपवाने का काम था वो भी इंडो ग्रीक्स ने ही इशू किया था। ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आप कई बार गोल्ड कॉइन्स का जिक्र सुनेंगे, मैं आपको बताऊंगी, तो इसको तो आप लोग स्टार बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैनी कॉइन्स हैव बीन unearthed of these kings and most of the information we got about them is from these coins. एक्चुअली ये जो किंग्स का पोर्ट्रे होता था वो हमें यहाँ पर दिखाई देता था कॉइन्स पे, और इंडो ग्रीक्स के राजाओं के बारे में जो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिली है ना, वो इन्हीं कॉइन्स पर जो इनकी आकृति बनी होती थी उससे मिला है। कॉइन्स हैव बीन फाउंड विद इंडियन एंड ग्रीक इंस्क्रिप्शंस। मतलब ये जो कॉइन्स थे ना, इसमें कुछ लिखा भी रहता था, और वो जो लिखावट होती थी वो दोनों टाइप की होती थी, इंडियन भी होती थी और ग्रीक इंस्क्रिप्शन भी होता था। Many coins have also been found with images of Indian deities. इसके अलावा कई सारे ऐसे भी हमें कॉइन्स मिलते हैं जिनमें हमें भारतीय देवी देवताओं की आकृति भी दिखाई देती है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इंडो ग्रीक्स इंडियन कल्चर से काफ़ी प्रभावित थे। ओके, तो कई सारे हिंदू देवी देवताओं की भी इनके द्वारा पूजा की जाती थी। तो कई ऐसे इंडो ग्रीक रूलर्स थे जिन्होंने कॉइन्स पे स्पेशली हिंदू देवी देवताओं की आकृति भी छपवाई है। ठीक है, द मोस्ट ऑफ द इंडो ग्रीक किंग्स वर बुद्धिस्ट एंड बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड अंडर देयर रूल। यहाँ पर बोल रहा है कि इंडो ग्रीक किंगडम जो था, इस पर सबसे ज्यादा जिस रिलीजन का इम्पैक्ट था वो क्या था, बुद्धिज्म का। डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब मौर्यंस रूल कर रहे थे अशोका के टाइम पीरियड में, जो सबसे बड़ा किंगडम था, अशोका ने बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया था, नेशनली भी इंटरनेशनली भी। तो उस समय से बौद्ध धर्म बहुत फलता फूलता नजर आएगा। मैं बोलूंगी 300 एडी तक, जब तक गुप्ता एम्पायर नहीं आता तब तक बुद्धिज्म बहुत फले फूलेगा। गुप्तास के बाद आप देखते हो वापस से ब्राह्मण जो रिलीजन है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा और वो बुद्धिज्म को विष्णु का ही एक अवतार मान के अपने आप में संभालेगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो मैक्सिमम इंडो ग्रीक किंग्स थे ना, उन पर ज्यादा इन्फ्लुएंस था, ज्यादा इम्पैक्ट था किसका, बुद्धिज्म का। और कई सारे तो ऐसे भी इंडो ग्रीक किंग्स थे जिन्होंने बौद्ध रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था, उसे अपना लिया था। ग्रीक इन्फ्लुएंस इज मोस्टली सीन इन आर्ट एंड स्कल्पचर, पर्टिकुलरली द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है इन 2 पिक्चर्स के थ्रू। आगे चल के मैं जब आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगी, जब उसकी क्लासेस लूंगी तो और अच्छे से बताऊंगी। जैसा कि ग्रीक लोग ऑलरेडी भारत में रहते थे और यहाँ पर वापस जब ये आकर रहते हैं, लगभग 300 साल हमें इनका इम्पैक्ट दिखाई देता है, 180 BC टू 100 AD। तो इस लंबे टाइम पीरियड में ये अपने आर्ट को भी लेकर आएंगे, जो भी उनका कल्चर है वो भी लेकर आएंगे, और इसी तरह इंडिया का आर्ट भी ये अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ उत्तर पश्चिम भारत में हमें एक नया आर्ट डेवलप होते हुए दिखाई दिया, जिसे बोलते हैं गांधारा स्कूल आर्ट। ओके, और ये गांधारा स्कूल आर्ट जो है, ये बेसिकली इस पर बहुत इन्फ्लुएंस दिखता है किसका, हमें यूनानी कला का, है ना। मतलब जो गांधार कला है वो इस क्षेत्र में फलती फूलती है, इस गांधार वाले रीजन में, यहीं पर इंडो ग्रीक्स रूल करते हैं और इसी टाइम में फलती फूलती है, इन्हीं 300 साल में। ओके, और इसका बहुत बड़ा हमें एक एग्जाम्पल दिखाई देता है। आपने देखा होगा आगे चल के कुषाण के बारे में सुना होगा, कुषाणों के बारे में हम देखेंगे। इनके बाद जो 4th हमें रूलर दिखाई देते हैं अलग वंश के, वो आते हैं कुषाण। तो कुषाणों का ही एक रूलर होता है जिसका नाम होता है कनिष्क। कनिष्क ने भी बुद्धिज्म को फॉलो किया और इसके टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म की 4th काउंसिल हुई थी। उस 4th काउंसिल में बौद्ध रिलीजन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, एक जिसको क्या कहा जाता था, हीनयान, और दूसरा जिसको महायान कहा जाता था। कनिष्क ने महायान वाले सेक्ट को काफी प्रमोट किया और महायान सेक्ट जो था वो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बना रहा था, और महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में हमें बहुत इम्पैक्ट दिखाई देता है इस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का। आपके समझ में आया? तो भले इंडो ग्रीक्स के इन्फ्लुएंस से बना, लेकिन यूज कब हो रहा है, आगे चल के कनिष्क के टाइम में, जब महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बन रही है ना, वहां पर इंडिया का आर्ट
और यूनानी कला, इन दोनों का मिश्रण बन के एक जो नई कला डेवलप हुई गांधार कला, उसका प्रयोग होते हुए दिखाई दे रहा महात्मा बुद्ध की मूर्ति में, और बड़े लेवल पर उनके स्कल्पचर प्रिपेयर किए जा रहे हैं। अब ये आर्ट क्या है, हमने देखा जैसे ये जो यूनानी कला है ना, यहाँ पर जब भी आप इनके स्कल्पचर देखोगे ना, बहुत ही सूदनेस दिखाई देता है, कामनेस दिखाई देता है, बिल्कुल देख कर ही लगेगा ओह शांति। एग्जैक्टली महात्मा बुद्ध की भी कई सारी आपने ऐसी पिक्चर देखी होंगी जो गांधार आर्ट से रिलेटेड है। इस पर यूनानी प्रभाव है, गांधार कला में ही यूनानी प्रभाव दिखता है। क्यों? देखो आप, बहुत कामनेस दिखाई देता है, पीछे एक तरीके का ऑरा बनाना है ना। गांधार कला में बहुत ज्यादा साज सज्जा पे ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे कपड़ों की बनावट, केश वगैरह, लेकिन ये जो शांति, ये जो मतलब एक बिल्कुल ही अलग टाइप का ऑरा दिखाई देता है ना, वो गांधार कला का ही वो यूनानी कला का इम्पैक्ट है जो गांधार कला में दिखाई देता है। ठीक है, सभी के समझ में आ गया? तो यहाँ पर यही पॉइंट बता रहा है इससे रिलेटेड। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने बोला आपको कि लगभग 30 रूलर्स हमें रूल करते हुए दिखाई देते हैं इंडो ग्रीक्स के, वन बाय वन इन 300 सालों में। जरूरी नहीं है कि इस पूरे क्षेत्र पर, क्योंकि आगे चलकर जब शक आएंगे तो ये एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह जाएंगे। लेकिन बोल रहा है कि ये जो इंडो ग्रीक्स थे ना, इसका एक बहुत फेमस रूलर हुआ था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था आगे हम देखेंगे मिनांडर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिनांडर फर्स्ट, इसका रीन कब से कब तक था? 165 टू 130 BC, 165 से लेकर 130 ईसा पूर्व तक मिनांडर रूल करता है एज अ इंडो ग्रीक किंग। मिनांडर फर्स्ट वाज आल्सो नोन एज मिनेंद्रा, इसको मिनेंद्रा नाम से भी जाना जाता था, मिनाद्रा भी बोला जाता था और मिलिंद भी बोला जाता था पाली भाषा में। ओके, इसका जिक्र बहुत ज़्यादा कब हो जाता है? क्योंकि इसका एक डायलॉग बहुत फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा यूनानी या इंडो ग्रीक किंग था जो हमें 165 BC के आसपास दिखाई दिया था, जिसने एक बौद्ध सन्यासी से काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, और इसने जो भी बातें की थी वो इसकी बौद्ध धर्म के प्रति एक, बोल सकते हैं ना कि जिज्ञासा थी, ये जानना चाहता था बौद्ध रिलीजन को। और इसकी और उस बौद्ध सन्यासी की जितनी भी बातें हैं ना, वो एक पुस्तक में दिखाई देती हैं जिसको बोला जाता है मिलिंद पन्हो। ओके, मिनांडर के नाम पर पड़ा उसका नाम मिलिंद पन्हो। तो क्या बोल रहा है, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, आगे चल के ये बौद्ध रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड पैट्रोनाइज द फेथ, और इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया। तो मैंने आपको बोला कि कई सारे इंडो ग्रीक किंग्स ऐसे थे जो कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, और कई सारे इनके कॉइन्स भी थे जिनमें महात्मा बुद्ध की आकृति हमें दिखाई देती है। आगे बोल रहा है मिनांडर के बारे में कि ही डाइड 130 BC एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन स्ट्रैटो फर्स्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो मिनांडर, ओके मिनांडर फर्स्ट की बात कर रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा, ओके थोड़ा सा रुकिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आगे चल के इसकी मृत्यु हो जाती है 130 BC के पास, और इसका जो बेटा आता है उसका नाम होता है स्ट्रैटो फर्स्ट, वो आगे चल के हमें रूल करते हुए दिखाई देता है। मिलिंद पन्हो, ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिखा हुआ है, वहीं पर होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसका जिक्र ऑलरेडी मैंने कर दिया है। तो मिनांडर के बाद स्ट्रैटो आया उसका बेटा, लेकिन मिनांडर से रिलेटेड एक पॉइंट है, फैक्चुअल डेटा है। द मिलिंदा पन्हा कंपोज्ड अराउंड 100 BC, 100 ईसा पूर्व के आसपास इस बुक को कंपोज किया गया था। अ डायलॉग बिटवीन मिलिंदा एंड बुद्धिस्ट सेंज नागसेन, यानी बौद्ध सन्यासी नागसेन और मिलिंद के बीच की जो भी बातें हुई थी ना, वो हमें इस बुक में दिखाई देती है, और बेसिकली ये धर्म से रिलेटेड बातें की गई थी। ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत, ओनली द पाली वर्जन इज अवेलेबल नाउ। बोल रहे कि इनिशियली जो आपका मिलिंद पन्हो है ये संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन अभी हमें वो इसका जो है वर्जन अवेलेबल नहीं है। अभी जो मिलिंद पन्हो का हमें वर्जन अवेलेबल है वो क्या है, पाली लैंग्वेज वाला है। आई थिंक यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। एक स्टेप आगे, इन द वर्क मिलिंदा इज डिस्क्राइब्ड एज अ वाइज, लर्न्ड एंड एबल किंग। इस अगर हम बुक को देखें, अगर हम इसे अच्छे से पढ़ें, तो हमें इस बुक से काफ़ी कुछ पता लगा था इंडो ग्रीक्स के बारे में, और यहीं से हमें पता लगा था मिलिंद के बारे में या मिनांडर के बारे में। और उसमें कहा गया था ये बहुत बुद्धिमान था, विद्वान था और योग्य राजा था, इसीलिए सभी 30 इंडो ग्रीक किंग्स में से अकेले इसका नाम लिया जाता है, अकेले इसके बारे में जिक्र किया जाता है। ओके, एट द एंड ऑफ इट मिलिंद एक्सेप्ट बुद्धिस्ट एंड कन्वर्ट्स, मतलब अपने जीवन के अंतिम समय में जो मिलिंद था वो कन्वर्ट हो जाता है बौद्ध धर्म में,
और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो यही था हमारा इंडो ग्रीक। आई थिंक यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा, कुछ और बच्चे जुड़ चुके हैं। अमन मौर्य जी, मोटिवेशनल वीडियो, ओके, क्या नाम है, बियर्ड बेकर, आपके एक तो नाम बड़े यूनिक होते हैं। तो सभी बच्चों को भाई वेरी गुड इवनिंग। विनेश जी हेलो। तो काफ़ी सारे यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले देखिए चैनल सब्सक्राइब करिए, तभी आप हमारे इस फैमिली का पार्ट बनेंगे। और मैं आप लोगों से बिल्कुल दावा करती हूँ कि अगर आप लोग रेगुलर क्लास लेते हैं ना, तो जिन भी बच्चों को हिस्ट्री में डाउट होता है, कई बच्चे सोचते हैं हिस्ट्री कितनी बोरिंग है, कैसे नाम याद करेंगे, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो आपको हिस्ट्री बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि हम यहाँ पर जिस तरीके के एसेट्स यूज़ करें, एनिमेशंस यूज़ करें, उससे आपको चीज़ें लर्न, मतलब ऐसे रटना नहीं है, वो चीज़ें खुद ब खुद आपकी मेमोरी में सेट होते जाएंगे और फिर लास्ट में तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा ना। चलो, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं, फिर डिक्लाइन के बारे में जानेंगे। तो हमने जाना कि ये जो पूरा का पूरा मौर्यन किंगडम था, ये किंगडम 185 बीसी में टूट गया पूरी तरह से। दो पार्ट्स में टूटता हुआ हमें दिखाई देता है। पहला पार्ट ये वाला था, यहाँ पर कोई भारतीय नहीं बल्कि विदेशी आक्रमणकारी रूल करते हैं, और दूसरा पार्ट था ये वाला, यहाँ पर देसी रूलर ही रूल करते हुए दिखाई दे। फिलहाल हम इसे होल्ड पे डाल रहे हैं, हम पहले विदेशियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहला फॉरेन इन्वेडर दिखाई दिया 180 बीसी में, जिस वंश का नाम था या जिस डायनेस्टी के रूलर रूल कर रहे थे उसे हमने बोला इंडो ग्रीक, ग्रीस से आए थे, यहाँ आकर रूल करते हैं। हमने थोड़ा सा इस पर विचार किया कि क्या पहली बार ग्रीस के लोगों से हमारा आमना सामना हुआ। फिर हमने ध्यान करा, नहीं, 180 बीसी से पहले भी ग्रीक्स और हमारा आमना सामना हुआ था। कब? जब अलेक्जेंडर आया था, और उस समय यहाँ पर हमें एक सैल्यूसिड किंगडम भी दिखाई देता है जो सेल्यूकस निकेटर ने बसाया था। लेकिन कुछ ही समय में 305 में जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने इस रीजन पे इसको कैप्चर कर लिया था, इस पे कंट्रोल कर लिया था। लेकिन फिर भी काफी सारे यूनानी लोग थे जो यहाँ पर बसे हुए थे, तो हमारा इनसे व्यवहार चल रहा था काफी लंबे समय से। दोबारा रूल कब करेंगे 180 बीसी में इंडो ग्रीक्स के नाम से। लगभग 30 रूलर वन बाय वन दिखाई देते हैं। इंडो ग्रीक्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें बोल सकते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में दिखाई देता है, क्या भारत को उन्होंने दिया, तो उनके आर्ट, उनके स्कल्पचर, उनके कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे। तो काफ़ी कुछ लिया भी, काफ़ी कुछ दिया भी, और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। इसके अलावा इंडो ग्रीक्स ही वो पहले थे भारत में जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू कराया और गोल्ड कॉइन पर किसी किंग की पोर्ट्रेट जो है वो करवाई, और उसका हमें बहुत हेल्प भी मिला कि काफ़ी कुछ हमें पता लगा उन ग्रीक किंग्स के बारे में, क्योंकि उनकी आकृति छपी हुई थी। ओके, और इसके अलावा एक फेमस इंडो ग्रीक रूलर हुए मिनांडर के बारे में हमने देखा। उनसे संबंधित एक बुक जिसका पाली वर्जन हमारे पास अवेलेबल है, जिसको बोल रहा है मिलिंद पन्हो, इस बुक से भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है यूनानी लोगों के बारे में। ओके, तो ये था हमारा सारा समरी। अब बढ़ते हैं आगे। यूनानियों का डिक्लाइन क्यों हुआ, क्या रीज़न था कि यूनानी जो यहाँ पर रूल कर रहे थे, देखो इस वाले रीजन में। और एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मैं बात करूंगी इंडो ग्रीक्स की, तो ध्यान रखना है जब इंडो ग्रीक यहाँ पर रूल कर रहे हैं ना, उस समय इस वाले पार्ट पे कौन रूल करता है, यहाँ पर रूल करते हैं कौन बच्चों, शुंग डायनेस्टी के रूलर रूल करते हैं। तो 180 और 185 ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। अब हम एक साथ दो को तो नहीं पढ़ सकते ना, तो पहले इन वालों को निपटाते हैं, फिर हम बाद में नेटिव सक्सेसर पर जाएंगे। डिक्लाइन का रीजन क्या था, वन बाय वन देखते हैं। डिक्लाइन ऑफ इंडो ग्रीक किंगडम, इंडो ग्रीक साम्राज्य का पतन। द लास्ट इंडो ग्रीक किंग वाज स्ट्रेटो सेकंड, जो अंतिम इंडो ग्रीक किंग हुआ था उसका नाम था स्ट्रेटो सेकंड। तो बस कुल मिला के आपने कितने रूलर्स के बारे में पढ़ा, हमने डेमेट्रियस के बारे में पढ़ा, हमने मिनांडर के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा स्ट्रेटो के बारे में जो मिनांडर के बाद आता है स्ट्रेटो फर्स्ट, और फिर हमने पढ़ा लास्ट ग्रीक रूलर, उसका नाम था स्ट्रेटो सेकंड। तो पहला, आखिरी और फेमस, बस इतना ही आपको याद करना है। ओके, ही रूल्ड द पंजाब रीजन अंटिल 55 बीसी, सम से अंटिल 1080। अब देखो एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, बोल रहा है कि एक्चुअली हमें पता लगता है कि ये जो स्ट्रेटो सेकंड है ना, इसने पंजाब और इसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 55 बीसी तक रूल किया, यानी 180 बीसी से रूल करना चालू करते 55 बीसी में ये लोग निपट गए। लेकिन कुछ ऐसे भी टेक्स्ट हैं जहाँ पर बोला है कि इन्होंने 100 एडी तक रूल किया, यानी कि इसके पार चले गए, जीरो के पार 10 साल और रूल करते हुए हमें दिखाई देता है। इसीलिए बोल रहा है सेकेंड सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी तक। ओके, तो एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो गेस किया जाता है वो यही टाइम पीरियड है, तो आपको
याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। डिक्लाइन में क्या पॉइंट बोल रहा है, देयर रूल एंडेड विद द इन्वेजन ऑफ द इंडोसीथियन। देखो कोई भी डिक्लाइन होगा उसके पीछे कुछ रीजन होगा, कुछ मतलब कई सारे रीजंस होते हैं, एक रीजन नहीं होता है। तो बोल रहे हैं कि क्या ऐसा रीजन था कि ये जो इंडो ग्रीक्स हैं ये डिक्लाइन हो गए 200 साल तक रूल करने के बाद। तो यहाँ पर बताया गया एक और फॉरेन इन्वेडर के बारे में, यानी कि एक और विदेशी आक्रमणकारी आएंगे, अटैक करेंगे। और वो विदेशी आक्रमणकारी कौन थे, तो बोल रहे हैं इंडोसीथियन। कल की क्लास में मैं आपको इंडोसीथियन के बारे में पढ़ाऊंगी। इंडोसीथियन या फिर इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, शक या शकाज भी कहा जाता है। बेसिकली ये जो शक थे ना, ये चाइना उसके आसपास के बॉर्डर से लगते सेंट्रल एशिया वाले रीजन से संबंधित खाना बदोश लोग थे, चरवाहे थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। और ये शकों की टुकड़ी जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर ही सबसे पहले अटैक करती है। और जब इन्होंने अटैक करा तो उत्तर पश्चिम में कौन रूल कर रहे थे, इंडो ग्रीक रूल कर रहे थे। तो ये इंडो ग्रीक को रिप्लेस करेंगे और फिर उनकी जगह रूल करेंगे। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास, ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में हमें किसका रूल दिखाई देता है, शकों का रूल दिखाई देता है। तो अब आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी बोलेगा ना कि फर्स्ट सेंचुरी एडी तक तो अभी आपने बोला इंडो ग्रीक रूल कर रहे थे, डेफिनेटली कर रहे थे, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। तो हम मानकर चल रहे कि उनका पहले तक चला और पहले के आसपास ही ये आ गए, या फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास आ गए। अब आए तो जरूरी थोड़ी पूरे रीजन को कैप्चर कर लेंगे, छोटा रीजन भी कैप्चर कर सकते हैं, है ना। तो पैरेलली दोनों थोड़े थोड़े क्षेत्र पर रूल कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इट इज बिलीव दैट ग्रीक पीपल लिव्ड फॉर सेवरल कंट्रीज मोर इन इंडिया अंडर द इंडो पार्थियंस एंड द कुशान। ऐसा माना जाता है कि भले ही ग्रीक्स का किंगडम खत्म हो गया, जो ग्रीक रूलर थे उनके हाथ से एम्पायर चला गया, शक आ गए, फिर कुशान आएंगे, पार्थियन, ये सब उनके हाथ से ले लेंगे, लेकिन वो रूलर गया है, वो उनका रूल अब वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग रह रहे थे ना ग्रीक, वो भारत में रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे। तो चाहे भारत के इस क्षेत्र में शकों ने रूल किया या पार्थियंस ने रूल किया, आगे कुषाण भी रूल करेंगे, हमें इस क्षेत्र पर कई सारे इंडो ग्रीक लोगों का बसाव दिखाई देता है। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई थिंक आपको बहुत क्लैरिटी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और देखो पोस्ट मॉडर्न पीरियड ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, मतलब बच्चों को यही समझ में नहीं आता है चल क्या रहा है, शक कब आ रहे हैं, ये कब आ रहे हैं, शुंग कब आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर फॉरेन इन्वेडर्स, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स, आपने उसको पूरा सेटल करा। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे शकों के बारे में। शक के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी किसके बारे में, पार्थियन और कुषाण के बारे में। तो हमारा फॉरेन इन्वेडर्स कंप्लीट हुआ। और फिर हम किधर जाएंगे, हम जाएंगे नेटिव सक्सेसर पर, जहाँ शुंग, कण्व, चेदी, सातवाहनों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह से आपने दोनों को पढ़ लिया, फिर पैरेलली इसको कनेक्ट कर लिया, तो आपका पूरा पोस्ट मॉडर्न कंप्लीट। पोस्ट मॉडर्न के बाद डायरेक्ट हम मूव करेंगे किस पे, गुप्ता एम्पायर के बारे में, और फिर पोस्ट गुप्ता, और इसी के साथ आपका एंशिएंट हो जाएगा खत्म। थोड़ा सा हम साउथ के बारे में देखेंगे, जैसे कि संगम एज के बारे में देखेंगे, और बाद में थोड़ा सा हम देखेंगे चोल, चेर, पांडे, ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो वो हमारे आगे के सेशंस होंगे। आई थिंक आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखो ये तो हुआ हमारा क्या, कॉन्सेप्चुअल क्लास, लेकिन इसके बाद क्वेश्चंस कहाँ से करें, तो क्वेश्चन के लिए आपको जाना है एम्बाइब के इस प्रोडक्ट पे, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन करो, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितना क्लास में करा है उस क्वेश्चन को जरूर कर लिया करिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको प्रेशर ना हो सके। कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब बस काम क्या है, हमारे क्वेश्चंस करना, वहां से आपके कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। बाकी ये रहा हमारा एम्बाइब का टेलीग्राम ग्रुप, एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम। तो हमारी पूरी क्लास की पीपीटी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। आप यहाँ से जाके पीपीटी को डाउनलोड कर लेना। जिस भी बच्चे को इश्यू होता है कि नोट्स कैसे बनाए, और भी कुछ कंसर्न है, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके उसका रिविजन कर सकते हैं। कोशिश करा करिए क्लास में हैंड रिटन नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, क्रिस्प नोट्स बनाए, और इसका आप यूज़ करेंगे कब जब आपका एग्जाम आएगा, तो एग्जाम में क्विकली रिवीजन करने में आप इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करिए वीडियो आने के बाद। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए सेशन में कल शाम 6 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू। Keep imbibing. We believe in you.